हिमाल मीडिया मेला 2022 का मुख्य वक्ता रवीश कुमार जी, यस मेलामा सहभागी विशिष्ट महानुभावगण र पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिला यस मेलामा मुख्य वक्ताका बारेमा परिचय दिने जुन जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ त्यसका लागि आयोजकप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जसरी कि सञ्चालकले भन्नुभयो, रवीश कुमारजी मेरो छिमेकै हुनुहुन्छ। किनभने रवीशजी हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कुनै ज्योतिषले भन्छ हाम्रो गाउँतिर कि तिमीलाई विदेश यात्राको योग छ, र हामी भन्थ्यौँ यार कम से कम तुम नेपाल मत पहले जाना, क्योंकि पहले दूसरे देश घूम कर आ जाए। और वीरगंज तो आते जाते रहे, कभी विदेश समझे ही नहीं। तो यसरी नजिकका पत्रकार जोसँग कयौँ पटक हाम्रो जम्का भेट भएको छ र पछिल्लो समयमा पटना लिटरेचर फेस्टिभलमा हाम्रो भेट भएको थियो। उहाँका बारेमा भन्नुपर्दा खुसी पनि लागेको छ, कठिन पनि छ, किनभने भारतको एउटा स्थापित पत्रकार, चर्चित पत्रकारका बारेमा कुराहरू राख्नु। तर हिजो जब म यसका लागि आइराखेको थिएँ, सिमरा विमानस्थलमा मैले भने यसरी जानु परेछ, रवीश कुमारजीको परिचय दिनुपर्नेछ। उहाँका एकजना प्रशंसकले मलाई भन्नुभयो कि रवीश कुमारजी का परिचय तो रवीश कुमार होना है। मलाई यो कुराले छोयो, हो पनि। रवीश कुमारजी भीड़ को नज़रों से दुनिया को नहीं देखते, भीड़ में फंसा हुआ अदना आदमी की नज़रों से वो भीड़ को देखते हैं। रवीश कुमार जी सत्ता द्वारा परोसी गई तथ्य को यूं ही स्वीकार नहीं करते हैं, यूं ही यकीन नहीं करते हैं, वे उसको स्वयं प्रश्न करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, एक सामान्य जन भी अगर उन्हें कोई सूचना मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है, उसे संज्ञान में लेते हैं, लेकिन उसका भी परीक्षण करते हैं। रवीश कुमार जी पत्रकारिता में एक नई तहजीब लेकर आए हुए हैं। एक निराला अंदाज है ज़मीन से जुड़ने का उनका। और जब मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और या सिक्किम जैसे इलाकों में जाता रहता हूँ, सीमाई इलाकों में, तो वहाँ के जो लोग इनके बारे में कहते हैं, और उसका जिसका सार ये होता है कि रवीश कुमार जी भारतीय पत्रकारिता में सीमांत स्वर को मूल धार में लाने की कोशिश की है। वो अनकनी कहानियाँ, वो बे आवाज़ का आवाज़ बने हैं, वे पक्ष लेते हैं, खुलकर लेते हैं पक्ष, लेकिन उनका जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनका स्वर दबाया जा रहा है, या उनका स्वर भीड़ के कोलाहल में फंसा हुआ है, उसके स्वर को आवाज़ देते हैं। वे भरनाकुलर भाषा की अहमियत को स्थापित करते हैं और उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह एक पक्ष देखी गई है। वह भाषा जिसका प्रयोग कर लोग अपने आप को हीन महसूस करें, इस पक्ष को उन्होंने अतिक्रमित किया है और लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा किया है। यह लोग बताते हैं, बिहार के पत्रकार, उत्तर प्रदेश के पत्रकार जिनसे मेरी बातचीत होती है। अपने समाज में घायल हो रहे सच का आईना वे दिखाते हैं, जहाँ संगठित रूप से सत्ता अपनी अस्तित्व ग्रहण कर रही है और सत्य दबाया जा रहा है, वहाँ घायल हुए सच को वे दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान में टीवी पत्रकारिता की जैसे एक नई परिचय और एक नई पहल रची है, एक परिभाषा रची है। भारतीय टीवी पत्रकारिता के शोर शराबे भरे दौर में सरोकार वाली पत्रकारिता का परचम लहराया है उन्होंने। यह बात वहाँ के लोग कहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी विभिन्न वो ब्लॉग भी लिखते हैं, किताब भी लिखते हैं, पत्रकारिता के वो टेलीविज़न जाने माने चेहरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो देशज शब्दों के लिए पत्रकारिता में जो स्पेस बनाया है वह हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा की बात है। जहाँ तक प्राइम टाइम की बात है, प्राइम टाइम खास करके जो टेलीविज़न के पत्रकार हैं वे जानते हैं कि जो एंकर है वही अगर एक आलाप करे तो वह टेलीविज़न की व्याकरण से नहीं मिलता जुलता है। लेकिन इन्होंने इनकी शुरुआत ही होती है प्राइम टाइम में कि एक लंबा एक आलाप करते हैं, और लेकिन वह तथ्य और आंकड़ों से भरा हुआ होता है, उसमें तीखा व्यंग भी होता है, गहरी विडंबनाओं को उजागर करते हैं और सत्ता से सीधी आंख मिलाकर बात करते हैं। इसलिए जब एक आलाप वो कर रहे होते हैं तो दर्शक थम सा जाता है, उनकी बात सुनता है कि आज रवीश कुमार क्या कह रहे हैं, और उसका ऑडियंस नेपाल के भीतर भी बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। यह बात वहाँ के लोग कहते हैं। मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, रवीश कुमार जी को वो चंपारण से है। वह चंपारण जो सन 1917 में महात्मा गांधी भारत में आए तो पहली बार सत्याग्रह किए, वह चंपारण जहाँ पीर मोहम्मद मुनीश हुआ करते थे। पीर मोहम्मद मुनीश ने ही प्रताप में उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नेतृत्व में प्रताप पत्रिका निकलती थी। मैं जब पत्रकारिता में आया तो आने की प्रेरणा मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी थी। रवीश भाई, मैं आपको बताऊं कि हम लोग बचपन में भैंस चराने जाते थे, स्कूल से आते थे, तो मेरे बड़े पिताजी के
अपनी निजी पुस्तकालय थी, उसमें से एक किताब ले गया। वहाँ प्रताप के बारे में, गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में, कौमी एकता के बारे में, सामाजिक सद्भाव की बात थी। तो मुझे भी लगा कि नेपाल विविधता से भरा हुआ मुल्क है, मुझे भी सामाजिक सद्भाव की बात करनी है, सीमांत के स्वर को केंद्र में लाना है, परिवृत्त को केंद्र से जोड़ने की कोशिश करनी है। तो मुझे लगता है समाज का अहिंसक रूपांतरण के लिए पत्रकारिता ही एक माध्यम हो सकता है, और इसीलिए इस पेशा को मैंने चयन किया। मुझे लगता है पीर मोहम्मद मुनीस की जो परंपरा है, उस परंपरा की नई कारवां को आपने बढ़ाया है। आप वो काम कर रहे हैं सीमांचल में जो कभी फणीश्वरनाथ रेणु जी क्या करते थे। फणीश्वरनाथ रेणु जो फारबिसगंज के थे, वो नेपाल को अपनी मौसी कहते थे, नेपाल मेरी शानो आमा कहते थे। आज मुझे लगता है आपके यहाँ के जो ऑडियंस है वो भी जानना आपसे चाहते हैं कि जो सीमांचल क्षेत्र है, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, आप कह रहे थे, आज भी आप मीडिया में कहा है कि मैं नेपाल नहीं आया था, पहली बार आया, लेकिन वीरगंज के बारे में आप कह रहे थे आ रहे थे। तो हमारा संबंध स्थान से स्थान का है। वीरगंज का लोग भारत नहीं जाता, बिहार नहीं जाता है, वो आपका जितवापुर जाता है, वो आपका मोतिहारी जाता है, वो अरेराज जाता है, वो पटना जाता है, आप वीरगंज आ रहे होते हैं। तो ये मेरा स्थान विशेष का जो संबंध है, जिसकी दैनिकी जुड़ी हुई है, जिसका पारस्परिकता जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से हमारी भूगोल की सीमाएं बदलती रही है, राजनीतिक भूगोल की, लेकिन हमारी कोई साझा सवाल है। आज जो ट्रेन पकड़कर हरियाणा और पंजाब जा रहे होते हैं, उन शहरों को आप ढूंढिए, आपके जो इलाके से जाते हैं, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, दरभंगा, या हमारे इलाके के लोग, आप चेहरे से नहीं पहचान पाएंगे कि कौन नेपाल का है, कौन भारत का। आपको उत्तराखंड में हमारे पश्चिम नेपाल के लोग जो जा रहे होते हैं, आप नहीं पहचान पाएंगे उत्तराखंड के गाँव में जो तालाबंदी है, हमारे यहाँ के जो नेपाल के कामदार जाते हैं काला पहाड़ के लिए, उन चेहरों को भिन्न करना मुश्किल है। यह जो सीमांचल का जो पीड़ा है, आज कृषि की उर्वरकता ह्रास हो गई है, आज कृषि का संकट है, बाढ़ का संकट है, तटबंध एक समाधान के रूप में ले आई गई है। आज महामारियां हैं, डायन है, घरेलू हिंसा की समस्याएं हैं, जातिगत श्रेष्ठता के कारण से सामाजिक घर्षण बढ़ रहा है। इनके बारे में मुझे लगता है कि आपका ध्यान आकर्षण हुआ होगा। और आप तो परिधि से केंद्र की जोड़ने की बात करते हैं। आप तो पत्रकारिता में सीमांत शहर से चलकर रेशमी शहर दिल्ली में अपना वजूद कायम किया है, वह स्पेस कायम किया है जो लोगों को फक्र होता है कि आपके साथ में रवीश कुमार के साथ मिला था। फिराक गोरखपुरी को है ना कि हम उस ज़माने में थे कि हमने फिराक को देखा था, हम उस ज़माने में है कि मैं रवीश कुमार से मिला था। मैंने कहता हूँ अरे रवीश जी के साथ मैं तो पटना में मिला था। तो यह जो आप पर भरोसा है लोगों का, वह पत्रकारिता के समकालीनों, प्रशिक्षुओं और नई पीढ़ी के लिए संबल को बनाए रखने का ढाढ़स भी है। आपका संघर्ष से ये भी पता चलता है कि पत्रकारिता स्वयंभू नायकत्व की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, और न ही उलूल जलूल झूठों और सत्ता परस्त मकारियों का इंद्रजाल है। वो अपने साहस और अपने अंतःकरण की सही सही पहचान का एक पथरीला उबड़ खाबड़ रास्ता है। आपने वो लकीर खींचने के काम आपने की है। आपके बारे में कहा जा सकता है कि आप एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं, आप इश्क के में शहर होना लपरेक लघु प्रेम कथा आपने लिखी है जो काफ़ी फेमस है। आपके पास बाद में वो गिरी वहाँ पूर्णिया वाले गिरिंद्रनाथ उनकी किताबें आई है कि नहीं। तो इस तरह से आपने एक नई विधा को आपने लपरेक का आपने शुरुआत किया। लेकिन मुझे लगता है कि आपसे जिस तरह से आपका भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वहाँ के मीडिया की संकट है, जिस तरह से दक्षिण एशिया में मीडिया का संकट है, मुझे भोजपुरी के एक बड़े कवि का बात याद आता है कि पांडे कपिल की एक पंक्ति मुझे याद आती है। वह कहते हैं कि चुप रहल अब तक कठिन बा, चुप रहल अब तक कठिन बा, कह दिहल बहुत कठिन, ऐसन कुछ बात बा, बाटे सहल बहुते कठिन। आशय हो कि चुप बस्नु पनि कठिन छ, त्योभन्दा पनि बोल्नु झन् कठिन, तर कुरा यस्तो हुँदै गएको छ कि सहनु तो झन् कठिन हुँदै गइराखेको छ। मुझे लगता है रवीश भाई बचपन में ही इन्होंने अमीर मीनाई की एक पंक्ति पढ़ी थी कि कौन सी जा है जहाँ जज्बा ए माशूक नहीं, कौन सी जा है जहाँ जज्बा ए माशूक नहीं, शौक ए दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। आशय हो कि तपाईँ कुनै हेर्ने दृष्टि राख्नुहुन्छ, चाहना राख्नुहुन्छ भने त्यो किसिमको दृष्टि पैदा गर्नुपर्छ। एउटा भिडबाट पनि सत्य कुरा के हो, भिडमा थिचिएको मान्छेको आवाज कहाँ हराइराखेको छ त्यो खोज्ने दृष्टि चाहियो। यो दृष्टिले नै रवीश कुमारलाई आज रवीश पुर्याएको छ। रवीश भाई, आप यहाँ जो आए हैं यह आपका ही सम्मान नहीं है, भारत की वह पत्रकारिता जो निर्भीक पत्रकारिता है, महात्मा गांधी की चंपारण की सत्याग्रह की पत्रकारिता आप कर रहे हैं, उसका अभिनंदन है, उसका स्वागत है और उसकी स्वीकारोक्ति है जैसे मुझे लगता है। मैं आपको बताऊं, जो मेरे कुंद भैया मुझे खबर की है इस प्रोग्राम के लिए, मैं अपने पुश्तैनी गांव जा रहा था, बागमती नदी किनारे का मेरा गांव है। मेरे घर में एक पारिवारिक अनुष्ठान है, मैं 7-8 दिनों के लिए गांव जा रहा था, मुझे आने की स्थिति नहीं थी।
उन्होंने जब आपका नाम कहा तो मैं आ गया। मेरे जो चचेरे बड़े भाई साहब हैं वो बोले, अरे वो रवीश उसकी बात करते हो, खाली नेगेटिव से भरा हुआ है, खाली नेगेटिव बात करते हैं। देखिए खुला सीमा है और गर्म लू, गर्म हवा हमारे यहाँ भी आ रही है। मुझे लगा कि आग तो मेरे घर में भी आने वाली है, मुझे भी जलाने वाली है। मैं कल कनक भैया से कह रहा था कि मेरे घर में भी आ गई है। जिस आग से झुलस रहे हैं रवीश भाई, और लोगों के लिए एक टिमटमाता हुआ जुनू का काम कर रहे हैं, एक आत्मविश्वास का काम कर रहे हैं, एक मसाल जला रहे हैं दक्षिण एशिया में, वो चीज़ तो हमारे घर में आ गया। तो नेपाल अभी आप जैसा कि जानते हैं कि नेपाल एक गणतांत्रिक देश है। हम अपनी संविधान जो लाए हैं कि तमाम असहमतियों के बावजूद वो अभ्यास के क्रम है, प्रथम चरण के लिए स्थानीयता के निर्वाचन हो रही है। पत्रकार और पत्रकारिता के बहुत क्षेत्र मीडिया प्रतिष्ठान बढ़े हैं, लेकिन मुझे आज भी वो प्रश्न है कि क्या मूलधार की मीडिया चौथे अंग की भूमिका को निर्वाह कर पाया है। आज जिस तरह से रेडिकल नैरेटिव और बढ़ते जा रहे हैं, उससे सत्य कहीं छुपा तो नहीं जा रहा है, या सत्ता के द्वारा परोसी जा रही जो बहुतः की सरकारें हैं, 3 टायर्स गवर्नमेंट हम कहते हैं, तो हमारा सत्य कहीं दबता हुआ तो नहीं जा रहा है, या जो खबरें परोसी जा रही है वो उसमें सूचना तो कहीं खो तो नहीं गया है। इन सवालों से हम साक्षात कर रहे हैं। मुझे लगता है आपका सुनना और आपके सुनने के लिए जो भीड़ है यहाँ पर, या आज जो अखबार में पढ़ी है और लोग सुबह से जो प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि आपके परिचय और देने की जरूरत नहीं है। आपको काफ़ी बेपनाह प्यार करने वाले लोग हैं। तो आप पिछले वर्षों में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप जो कहते हैं, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित लोग आपसे नफरत भी करते हैं नेपाल में, और वह नफरत का वाली बाग मेरे बड़े भैया के द्वारा भी अभिव्यक्त हुआ है। आप ही कल सुना रहे थे अर्पणा कौर, वो एक मशहूर चित्रकार हैं जिनकी पेंटिंग यहाँ की सार्क सचिवालय में लगी हुई है। उनकी 88 वर्ष की माँ बोली, बीच में छुट्टी में चले गए थे तो वो बोली बाल सहलाते हुए कि रवीश तुम काम करते रहना। तो ये पीच पर बने रहिए, और यही पीच पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए एक दिया टिमटमाता, अंधेरा का अस्तित्व तब तक है जब तक कोई दिया नहीं जलता है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से पत्रकारिता दक्षिण एशिया में बढ़ रही है, संकटों से जूझ रही है, उसमें आप टिमटिमाता हुआ दिया है। मुझे आज रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म जयंती है। रविंद्रनाथ ठाकुर की वो पंक्ति मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि जहाँ मन हो भय से मुक्त और सिर फक्र से ऊंचा, जहाँ मन हो भय से मुक्त और सिर फक्र से ऊंचा, जहाँ ज्ञान हो आज़ाद, जहाँ दुनिया न हो टूटी बिखरी संकीर्ण दूरियां दीवारों से जरिए, जहाँ सच की गहराई से निकलकर बाता हो शब्द। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अधिक नहीं कहना चाहूँगा। यह सभा या कक्ष नेपाल आपको सुनना चाहती हैं, ये मंच आपको है। धन्यवाद। रवीश कुमारजीको परिचयको लागि चन्द्रकिशोरजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी रवीश कुमारको छोटो एउटा भिडियो छ, त्यो हेर्छौँ, त्यस पछाडि अर्को कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज बस वो दिन न आए जब कोई कह दे कि दूसरी लहर में मरने वालों ने भारत को बदनाम करने की नीयत से जान दे दी। 2019 रमन मगसैसाई अवार्ड रवीश कुमार को एनडीटीवी ने अपना मूल्य बनाया। जिस पत्रकारिता की कमान थामकर रवीश कुमार आगे बढ़े, उस पर बहुत सारे हमले हुए। सोशल मीडिया ही नहीं, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसका भी एक हिस्सा हमारी टीम पर रवीश कुमार पे टूट पड़ा। कि प्रेस चाहिए या नहीं। एक समय आप नेताओं को इस बात से भी परखा करते थे कि वह पत्रकारों के सवालों का सामना कैसे कर रहे हैं। पत्रकार और नेता, खासकर नेता से तो आप नींद में भी उसके फैन ना बने। This award for Journalist of the Year to Ravish Kumar of NDTV. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसके कार्यकर्ताओं की जोश से पता चलता है पिछले विधानसभा के चुनाव में पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश की जाति केंद्रित राजनीति में यह बहुत बड़ा बदलाव है। रवीश कुमार, रवीश कुमार, रवीश कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। धन्यवाद।
हामीले रविश कुमार को हुन् त भन्ने बारेमा छोटो भिडियो पनि हेऱ्यौँ, परिचय पनि हेऱ्यौँ। आशा छ हामी सबैजनाले उहाँलाई नजिकबाट चिन्ने अवसर पायौँ। Now I would like to invite Mr. Ravish Kumar on the stage to deliver this speech. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शोभिता गौतम जी, आपकी आवाज़ में नेपाली बहुत सुंदर लगती है। आपने अपनी भाषा में जिस प्रवाह से और जिस अधिकार से आज के कार्यक्रम का परिचय दिया आपने सभी वक्ताओं का और मीडिया के बारे में, बहुत सुंदर लगा। और आपके बोलने के अंदाज से मेरा अभ्यास शुरू हो गया कि मैं नेपाली समझ सकता हूँ। और इस भाषा में हमारे ही कितने शब्द हैं। तो हम सीमाओं से बटे हुए लोग हैं, लेकिन हम सीमा रहित भी हैं। हमारे शब्द इन सीमाओं से बंधे नहीं हैं, वो आर पार आते जाते रहेंगे, बाउंड्रीज चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए। मैं थोड़ा लंबा बोलूँगा और धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आप भी मेरी हिंदी के साथ साथ उस देश के मीडिया में जो हो रहा है उसमें यात्राएं कर सकें, देख सकें कि जो देश खुद को इस धरती पर विश्व गुरु कहलाना चाहता है, उस देश का मीडिया कितना शानदार है। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला जहाँ मेरी नदी गंडक का मायका है। नारायणी जब भैंसा लोटन से चंपारण में प्रवेश करती है तो गंडक कहलाती है, और उसी गंडक के किनारे के गांव का मैं हूँ। हमारे पूर्वज पत्रकार प्रभास जोशी गंगा से माफ़ी मांगते हुए नर्मदा को माँ कहते थे। मैं गंगा को माँ कहने के साथ साथ गंडक को भी माँ कहता हूँ। जब भी मैं गंडक को देखता हूँ, अपने पूर्वजों को देखता हूँ जिनकी अस्थियाँ उसकी धारा में प्रवाहित हुई हैं, मेरे लिए गंडक को देखना अपने पिता को इस संसार से जाते हुए आखिरी बार देखने के जैसा भी है। गंडक मेरी रगों में बहती है। मेरे पूर्वजों का रिकॉर्ड गंडक के पास है और गंडक का रिकॉर्ड नेपाल के पास है। मैं दुनिया में जब भी किसी नदी को देखता हूँ, चाहे वो नदी भागीरथी जी के द्वारा लाई गई है, चाहे वो नदी यूं ही आ गई है, किसी भी नदी को देखता हूँ, गंडक को याद करता हूँ, गंडक की बात करता हूँ। आज तो नारायणी के देश आया हूँ। बिहार के लोगों के जीवन में नेपाल अपनी नदियों के जरिए निरंतर प्रवाहित होता रहता है, और नदियाँ हर दिन इन सीमाओं को तोड़ती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि इस जीवन में मुक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग हर तरह की सीमाओं से परे जाता है, ले जाता है। तो नदियाँ रोज़ याद दिलाती हैं, हवाएं रोज़ याद दिलाती हैं, लेकिन फिर भी हम सीमाएं खींचते रहते हैं। एक काम अंग्रेज़ पकड़ा कर गए हैं, और पश्चिम की दुनिया ने जब सीमाएं खींचनी शुरू की, राष्ट्र बनाना शुरू किया, तो हम सबको हमेशा के लिए बदल दिया। आज मैं काठमांडू में हूँ, तो मैं ऐसा कुछ ना बोलूं जिससे मेरा भी वीडियो वायरल हो जाए। इसलिए ये साफ करना जरूरी है कि मैं यहाँ शादी में नहीं आया हूँ। और हमारे देश के मीडिया का हाल देखिए कि शादी में जाना इतना बुरा हो गया है कि अगर मुझे यहाँ शादी में आना भी पड़ता तो मैं आयोजक से हाथ जोड़ लेता कि मैं जहाँ पर बैठूंगा शामियाना थोड़ा सा फाड़ दीजिएगा, उसकी सजावट थोड़ी कम कर दीजिएगा। फटा हुआ देख के शायद वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि शादी में जश्न मनाना बुरा होता है। उस देश में जहां एक सबसे बड़ा काम, हर दिन का काम, शादी की प्लानिंग में निकल जाता है, उस देश में इस बात
को लेकर हंगामा मचा है मीडिया के जरिए कि कोई शादी में गया है। तो मैं वीडियो वायरल से बहुत घबराया हुआ हूं और इसीलिए मैं गोदी मीडिया की तारीफ करने के लिए हिमाल मीडिया में आया हूं। हम सभी यहां दुनिया भर में और भारत के मीडिया स्पेस में आ रहे बदलावों पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन मैं भारत से बाहर गोदी मीडिया की बुराई कभी नहीं करता, सीरियसली। क्योंकि आईटी सेल वाले नाराज हो जाते हैं कि विदेश में किसी बुरी चीज की बुराई करने से देश की बदनामी होती है। तो इसलिए यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं विदेश में किसी बुरी चीज की तारीफ करूं। तो मैं गोदी मीडिया की तारीफ करूंगा, मगर आप गोदी मीडिया को कभी अच्छा मत समझना। गोदी मीडिया भारत का अपना ब्रांड है। इसे भारत ने खोजा है, विश्व गुरु ने खोजा है। मीडिया के इतिहास में कई तरह के खराब मीडिया के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन भारत के गोदी मीडिया का अपना ही क्लास है। दिल्ली और नोएडा में मीडिया का सत्यानाश करने वाले इस बात से अब खुश हो सकते हैं कि मैं काठमांडू में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं। हाल ही में एक एंकर ने कह दिया लाइव कार्यक्रम में एक वक्ता को कि लात मारकर निकाल दूंगा, मगर इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि उस एंकर ने लात नहीं मारी, लात मारने की बात ही कही। इसका मतलब है एंकर बहुत बुरा व्यक्ति नहीं रहा होगा, वरना वो कम से कम मेहमान के कपड़े तो फाड़ ही देता। उसने वह भी नहीं किया। अगर आपको किसी चैनल पर एंकर को यह कहते सुनना है कि वह वक्ता को, मेहमान को लात मारने की बात कर रहा है, तो इसके लिए भारत आइए। मैं दुनिया भर से अपील करता हूं कि गोदी मीडिया देखने भारत आइए, आइए। इससे भारत का पर्यटन बढ़ेगा, गोदी मीडिया के सुवेनियर बिकेंगे, लोग टेलीविजन पे सूचनाओं की जरिए की जगह पर एक दूसरे को लात घुसा मारते हुए देखेंगे और पर्यटन का विकास होगा। हो सकता है कि जब हम लोग पत्रकारिता से बाहर कर दिए जाएंगे तो वही सुवेनियर बेचते हुए नजर आएंगे कि ये भारत का कम से कम अपना मीडिया का मॉडल है, ब्रांड है। अब आप लोग जब भी भारत जाएं तो ये जरूर बताइएगा कि क्या तारीफ की है गोदी मीडिया की। इतनी तारीफ तो हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते उस मीडिया की। कई बार बहस के दौरान गाली गलौज से लेकर थप्पड़ चप्पल सब चल चुके हैं टेलीविजन में। लात मारने की बात से नेपाल के पत्रकार ईर्ष्या कर सकते हैं कि उन्हें इस तरह का एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं मिला है। आप लोग पीछे रह गए। अव्वल तो आपके साथ ऐसा कभी ना हो, लेकिन कभी हुआ भी तब भी आप भारत से पीछे रहेंगे, क्योंकि जब तक आप लात मारने की स्थिति में पहुंचेंगे, गोदी मीडिया का वो एंकर स्टूडियो में गोली चला रहा होगा। एक और तारीफ नोट कीजिए, मैंने कितनी तारीफ की गोदी मीडिया की। मैं गोदी मीडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनकर आया हूं। एक और तारीफ नोट कीजिए, गोदी मीडिया बिना बंदूक वाली मिलिशिया है। यह विश्व गुरु की खोज है, बिना बंदूक वाली मिलिशिया मीडिया, गोदी मीडिया। अगर मीडिया को मिलिशिया बनाने का प्रयोग कहीं सफल हुआ है, पहले भी हुए हैं, लेकिन 1990 के दशक के बाद कुंद जी जिस सूचना क्रांति की बात कर रहे थे, उसने एक भ्रम फैलाया कि वो सूचनाओं को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक क्रांति पदार्पित की गई है आपके बीच में। और इस बात से सतर्क रहने की जरूरत भी है कि शुरुआत में वो जरूर स्वास्थ्य, कला, शिक्षा वगैरह वगैरह पर जोर देती है,
लेकिन धीरे धीरे इन सारे विषयों को समेट लिया जाता है, क्योंकि जो पीछे से कॉरपोरेट चला आ रहा है, जिसे अंत में शहर के सारे तालाब चाहिए, जिसे अंत में शहर के सारे पेड़ चाहिए, जिसे धरती के सारे पहाड़ चाहिए, लोकतांत्रिकता के नाम पर उसके पर्दे के पीछे उसका असली खेल है। तो इसलिए हम सबका फर्ज बनता है, खासकर आप जैसा कि कुंद दीक्षित जी कह रहे थे कि नेपाल काफी मुक्त है इन सब दबावों से अभी, तो अभी ही नेपाल को, उसकी मीडिया को वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू कर देने चाहिए और जनता को शिक्षित करने का काम शुरू कर देना चाहिए कि लोकतंत्र में नागरिक बनने का काम फोकट का काम नहीं होता है। ये रोज इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसका कोई प्रोफेसर नहीं होता। ये वो जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए हम सबको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर हम नागरिक बनेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में मतदान करना सबसे कम शारीरिक श्रम का काम है, लेकिन शुरू से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में या आपके भीतर की लोकतांत्रिकता के निर्माण में मतदान को सर्वोपरि बताया है कि जलपान मत कीजिए, पहले मतदान कीजिए, लेकिन मतदान से पहले नागरिक होने का श्रमदान तो कीजिए। जब तक आप नागरिक होने का श्रमदान नहीं करते, आप मतदान करने के उत्तराधिकारी नहीं बनते, नैतिक उत्तराधिकारी नहीं बनते हैं। वैसे तो लोग शराब पी के भी, शराब लेके, पैसे लेके भी वोट देते ही हैं। तो दिल्ली से चलते वक्त मैंने तय कर लिया कि जहां कहा जाएगा यहां वहीं पे खड़े खड़े भाषण दूंगा। इसका भी बड़ा महत्व है। गोदी मीडिया के एंकर की तरह दौड़ दौड़ कर भाषण नहीं देने वाला। हमारे यहाँ के एंकर दौड़ दौड़ कर भाषण देते हैं, वो दौड़ते हुए आते हैं कहीं से, फिर दौड़ते हुए चले जाते हैं। और उनके रिपोर्टर की तरह कूद कूद कर बात नहीं करूंगा, क्योंकि गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल है कि नकल करने में शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। किसी की इतनी मेहनत से खोजी गई पत्रकारिता की हम नकल करें, यह बुरी बात है। कॉपीराइट उनकी होनी चाहिए। तो उनकी वजह से भारत में दिग्दिगंत कुदंत पत्रकारिता का उदय हुआ है। एंकर दसों दिशाओं में कूद कूद कर जा सकता है खबर बताने के लिए। और एक ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा एंकर दौड़ता हुआ आया, और दौड़ते दौड़ते आता है, वो योग गुरु को गोद में उठा लेता है। तो इसी तरह से उसी वक्त भारत में धावक पत्रकारिता का उदय हुआ। धावक सा उठावक पत्रकारिता, मतलब दौड़ते हुए आना है और मेहमान को गोद में उठा लेता है। अब लात मारने की भी पत्रकारिता है। और उस चैनल की रिपोर्टर कूद कूद कर खबर दे रही थी, उसे काफी जगह चाहिए। चूंकि इस पर उनकी कॉपीराइट है, तो मैं कूद कर नहीं, यहां से खड़े होकर भाषण दे रहा हूं। और हर कोई कूद भी नहीं सकता है, इसके लिए फिटनेस की बहुत जरूरत है। आप देखिए, मैं फिर से गोदी मीडिया की तारीफ कर रहा हूं। जो फिट होगा वही गोदी मीडिया के कुएं में कूदता रहेगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ये सारे एंकर और रिपोर्टर यहां आ जाएं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि 2-4 बड़े मैदान समतल करके खाली करा लीजिएगा, क्योंकि उन्हें दौड़ने के लिए, कूदने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो वो कूदते कूदते आपके घर के आंगन में आ जाएंगे। तो परदेश में अपने देश की सूखी रोटी भी अमृत लगती है, इसलिए मैंने तारीफ की। राज कपूर आज जिंदा होते तो एक फिल्म बनाते जिस देश में गोदी मीडिया बहता है, और लोग ताली बजा रहे होते। वो बहुत खुश हैं। क्लासिक अर्थों में मीडिया का काम जनमत का निर्माण करना है, और इसके लिए सूचना की पवित्रता और विश्वसनीयता सुप्रीम होनी चाहिए, मानी जाती है। गोदी मीडिया के दौर में सूचना सुप्रीम नहीं रही, उसकी जगह पर धारणा, परसेप्शन सुप्रीम हो गई है।
और इसकी फैक्ट्री में बिना सूचना और सवाल के अलग तरह के जनमत का निर्माण हो रहा है, जो जनमत को जड़मत में बदल देता है। जन जो है वो चलायमान है, जड़ जो है स्थिर है। जब आपका मत स्थिर हो जाए, हर तरह से फिक्स कर दिया जाए, तो वो जड़मत है। जनमत जो है वो परिवर्तनीय है, वो उसमें जड़ता नहीं होती है। इसलिए अब तक के लोकतंत्र की विकास यात्रा में नेताओं को यह बहुत डर लगा रहता था कि जनमत कहीं बदल तो नहीं रही है। अब वो डर उनका चला गया है, क्योंकि उन्होंने जनमत को जड़मत में बदलने की व्यवस्था पूरी कर दी है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग रूप में। भारत का मॉडल ओरिजिनल है, लेकिन इसी तरह के दूसरे फॉर्म दुनिया के दूसरे अन्य देशों में भी है। तो जनता जड़ हो जाती है। पिछले साल इन्हीं महीनों के दौरान वो ऑक्सीजन के लिए मारी मारी फिर रही थी। बहुत लोग मर गए बिना इलाज के। अब कितने लोग मरे हैं, WHO का डेटा है कि 47 लाख लोग मरे हैं। भारत सरकार नहीं मानती है, ना माने। लेकिन भारत सरकार और कई सरकारों ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, तो जनता ने मान लिया। यह क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि जनता के बीच अब जनमत नहीं है, जड़मत है। इसलिए जो भी हुक्मनामा, फरमान जारी होता है, मान लिए जाने की एक नई परंपरा शुरू हुई है। और अगर आप सूचना देंगे तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाकर उसकी पुष्टि करेगी, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो सूचना है वही अंत में सुप्रीम मानी जाती है। तो झूठ का राज, वैसे समाज के हर दौर में, दुनिया के हर कोने में झूठ का राज रहा है, ऐसा राज कहीं नहीं रहा। भारत में जब न्यूज चैनलों का विस्तार हो रहा था और जब हम लोग इसमें प्रवेश कर रहे थे, ये 90 के दशक के आखिरी कुछ साल थे, जिसमें नए नए लोग प्रवेश कर रहे थे। और 21वीं सदी के कुछ शुरुआती साल में जब बहुत सारे चैनलों का उदय हो रहा था भारत में, और कहा जा रहा था कि ये है लोकतांत्रिकता और सूचना अब मुक्त हो रही है सरकार के नियंत्रण से, क्योंकि सूचना को बताने वाले माध्यमों का विस्तार हो रहा है। इसलिए सूचना सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो रही है। हम में से किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हम धोखा खाने वाले हैं। लेकिन उस वक्त, उस थोड़े से समय में, पर्दे पर आने वाली सूचनाओं से एक खास किस्म की जनता का निर्माण तो हुआ। उसमें एक नागरिक बोध तो आया, जो साहस, सवाल और सूचना से लैस एक नागरिकता का निर्माण कर रहा था। वह सूचनाओं के तलाश में चैनल बदलने लगी, और चैनलों के बीच सूचनाओं को लेकर कंपटीशन होने लगे। पत्रकारों के तीखे सवाल करने के अंदाज से उसमें आत्मविश्वास भरने लगा, और 2014 के पहले कई आंदोलनों में जनता के इस आत्मविश्वास का प्रदर्शन दिखता है। वो तिरंगा झंडा लेकर आती है, और इस तरह से आती है अलग अलग मसलों पे, निर्भया कांड हो और लोकपाल आंदोलन हो, जिसके बारे में अब कहा जाता है कि उसके पीछे संघ का भी उसमें घुसपैठ थी। इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन और भी उसके आसपास उसमें जनता की जीवंतता दिख रही थी कि वो अपने सवालों को टेलीविजन से सुनने के बाद अपने सवालों को लेकर सड़क पर आ रही थी, और जनता के बीच होने की एक होड़ मच गई चैनलों में। तो इसलिए जो चैनल के स्टूडियो थे वो उठाकर जनता के आंदोलन के बीच बनाए जाने लगे, और एंकर या रिपोर्टर वहां से सीधा लाइव करने लगा आंदोलन के बीच से। ये बहुत ही, इसकी भी अपनी बहुत सारी कमियां थी, लेकिन ये एक बहुत सुंदर पल था कि पत्रकारिता के दफ्तर, केंद्र जनता के बीच आ गए। पूरा सिस्टम उठकर जनता के बीच आ गया। अब वही एंकर जनता के पूछने के सवाल पर, अंदाज पर हमला करता है। आंदोलन करने आए किसानों को आतंकवादी कहता है, और किसान भी गोदी मीडिया को बाहर कर देते हैं। जनपक्षधरता यही तो है पत्रकारिता, कि आप जनता का पक्ष लीजिए।
गोदी मीडिया ने जन विरोध की एक नई पत्रकारिता शुरू की। जैसे ही आप अपने सवालों और समस्याओं को लेकर सड़क पर आते हैं, वो ये कहेगा कि भारत को बदनाम करने के लिए आ रहे हैं, इसके पीछे विदेशी हाथ है, विदेशी फंड की जांच होगी। तो इस तरह के वो एक जन विरोध, विपक्ष विरोधी पत्रकारिता का उदय होता है। और सरकार के अब ये नियम है कि जैसे ही जनता सड़क पर आएगी, उसका विरोध वो करने लग जाता है। तो जनता के आंदोलन के बीच जो स्टूडियो बन रहे थे, उस स्टूडियो पे किसी और का कब्जा हो गया, कंपनी के मालिक का नहीं, उस मालिक का जो सबका मालिक एक है, उसका कब्जा हो गया और जनता स्टूडियो के कब्जे में आ गई। यह भी संभव हुआ। गोदी मीडिया के स्टूडियो से एंकर जिस तरह हुंकारे भरता है, उसी तरह की भाषा जनता के एक बड़े तबके में उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है और उसी तरह से वो बोलने लग जाती है। और वो विपक्ष को जब चुप करा रहा था, सवाल करने वालों को गैंग कह रहा था, तो उसके असर में जनता का वो हिस्सा एंकर और गोदी मीडिया के साथ होता चला गया। लेकिन जैसे ही जनता की बारी आई और गोदी मीडिया ने ये लड़ाई जीत ली कि विपक्ष को, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाए गए आरोपों को अब जगह ही नहीं देनी है, और जनता में पत्रकारिता का ये मॉडल जब स्वीकृत हो गया, तो हमले की बारी अब जनता पर थी। जनता पर ही हमला शुरू हो गया। किसानों को आतंकवादी कहा जाने लगा और कई तरह के हमले हुए। किसान तो बहुत सदमे में आ गए कि हमें तो इस देश में अन्नदाता कहा जाता है, हमें कोई आतंकवादी कैसे कह सकता है। तो उन्हें पोस्टर लगाना पड़ा अपने आंदोलन में कि हम आतंकवादी नहीं हैं। तो ये वो मीडिया है जिसे मैं बिना बंदूक वाली मिलिशिया कहता हूं। वो सरकार के फ्रंट के रूप में मीडिया के सामने खड़ा हो गया कि हम आपको यहां से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो कई तरह के ब्लॉकेड उसने क्रिएट किए। अब तो जनता ऑटोमेटिक तरीके से चुप हो जाती है। आप कैमरे पे कैमरा ऑन करेंगे, माइक लगाएंगे, तो वो समस्याओं को जनता की तरह नहीं बोलती है, याचक की तरह बोलती है, याचना करती है। आरती के अंदाज में अब आंदोलन में नारे गढ़े जाने लगे हैं कि प्रभु का ध्यान हमारी समस्याओं की तरफ आ जाए, वो हमें देख ले और समाधान हो जाए। ये उसके नागरिक होने के चरित्र का बहुत बड़ा बदलाव है कि वो सड़क पर तो आ रही है, लेकिन उसकी याचना, उसकी आरती के अंदाज में वो आ रही है, उसकी भाषा बदल गई है। तो इस दौरान एक बहुत बड़ी चीज होती है और आप सतर्क रहें। आपके भीतर अगर नेपाल में ये सारी चीजें हो रही हैं, अभी से सतर्क रहिए। अपने कॉन्ट्राडिक्शंस, अपने कॉम्प्रोमाइजेस को लेकर अलर्ट रहिए और उसको डील कीजिए, कम से कम कीजिए, उसको खत्म कीजिए, वरना उसी के नाम पर यह आंधी आएगी और आपके पत्रकार होने के अधिकार को, अस्तित्व को मिटाकर चली जाएगी। इसलिए अपने अंतर्विरोधों और अपने समझौतों से बहुत सावधान रहिए, उसके खिलाफ अभी से बोलना शुरू कीजिए। तो गोदी मीडिया के भीतर कंटेंट का कंपटीशन खत्म हो गया। ये कमाल का बाजार है ना। कोई एंकर चीखता है, कोई लात मारता है, कोई हिंदू रक्षक बन गया है, इसी बात का फर्क है। लेकिन कंटेंट एक समान है। चैनल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सारे चैनलों के कार्यक्रम के नाम उसी मालिक के राजनीतिक नारों के आधार पर रखे गए, जो सबका मालिक एक है, जिसको मैं कहता हूं, जो ट्रक के पीछे लिखा रहता है। तो अलग अलग कंटेंट की तलाश में चैनल बदलने वाला दर्शक, जो अपने आप को स्वतंत्र और स्वायत्त समझने लगा था कि हम इस चैनल के बाद उस चैनल पर भी जाकर परखेंगे,
सोचिए कितना बड़ा स्वाभिमान है एक नागरिक के भीतर, यह स्वाभिमान आ जाए कि हम यूं ही आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हम एक और चैनल पर जाकर देखेंगे, एक तीसरे चैनल पर जाकर देखेंगे। वो इसका मतलब था कि वो नागरिक, वो दर्शक अपने नागरिक होने के लिए अब मेहनत करने लगा है, श्रम कर रहा था। लेकिन अलग अलग कंटेंट की तलाश में चैनल बदलने वाला दर्शक अब हर चैनल पर एक ही प्रकार के कंटेंट देखता है, एक ही प्रकार का कंटेंट होता है। दर्शक अब चैनल नहीं बदलते, बल्कि चैनल दर्शकों को बदल चुके हैं। इस काम में दूसरी भी एजेंसियां सहायता करती हैं और उनकी भूमिका है, पर आज उसे छोड़ देते हैं। दिल्ली हो या कोई कस्बा हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो या कोई और भी भाषा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जेंडर, भाषा, इलाके का फर्क मिट गया है। अंग्रेजी के पत्रकारों ने उस अंग्रेजियत का त्याग कर दिया है जिसे हासिल करने के लिए उनके मां बाप ने अच्छे स्कूलों में बहुत फीस दिए थे। हम पहली बार अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकारों को, एंकरों को हुल्लड़ मचाते हुए देख रहे हैं। यह धारणा अब टूट गई है कि शहर का लफंगा अंग्रेजी नहीं बोलता है। हिंदी फिल्मों का एक बहुत ही प्रचलित दृश्य है कि कोई बदमाश या लफंगा अंग्रेजी तब बोलता है जब शराब के नशे में हो। अंग्रेजी को लेकर जो एक हीनता थी, और वो इस हीनता से निकलने का जो एक मार्ग, शराब, एक माध्यम शराब को चुना गया, हिंदी फिल्मकारों ने चुना। अब उस हीनता से इस गोदी मीडिया की पत्रकारिता और फॉर्मेट ने आजाद कर दिया अंग्रेजी के ही एंकर को। हमें नहीं पता था कि इतनी मेहनत से सीखी गई उनकी अंग्रेजी में भी अंग्रेजी को लेकर इतनी हीनता थी, इतना कॉम्प्लेक्स था। अब अंग्रेजी बोलने वाला एंकर भी शहर के लफंगे की तरह बोल रहा है। हमारी संस्कृति में बोलने, विचारों के आदान प्रदान, इन सब की शालीनता का बहुत महत्व है, बहुत सम्मान है। इसलिए यह नहीं कहना चाहता हूं और नहीं कह सकता, देखिए मैं तारीफ करने आया हूं कि अंग्रेजी के एंकरों का भारतीयकरण हो गया है। ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय परंपरा बातचीत की, वाद संवाद की बिल्कुल ही अलग है। उस पर आऊंगा। अंग्रेजी के एंकर को आप जब भारत आएंगे गोदी मीडिया पर्यटन देखने के लिए, टिकट कटाइए, बुक कीजिए, तो अंग्रेजी का एंकर कपड़े फाड़कर, गला फाड़कर, धरती फाड़कर बोलता हुआ आपको दिखेगा। और जब भी मैं देखता हूं तो उस समाज की बारे में सोचता हूं, समाज के बारे में जिसके बीच ये शैली कैसे सम्मानित हो गई है। अंग्रेजी का जो एंकर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और स्टीफेंस कॉलेज से पढ़कर आया है, वो अभी उसी तरह से बौखला कर बोलता है जो कहीं से पढ़कर नहीं आया है, सिर्फ पास होकर आया है। ऐसे भी लोग एंकर हैं अब, लेकिन डिग्री का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। एक ही तरह के कंटेंट के प्रोपेगेंडा ने हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारों के बीच वर्ग भेद को समाप्त कर दिया। मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, अब फिर पता नहीं कब आएंगे, वीडियो वायरल हो जाएगा कि विदेश में जाकर हमारी इतनी तारीफ की। तो हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारों के बीच वर्ग भेद को समाप्त कर दिया है। सैलरी भेद का मुझे पता नहीं, हो सकता है कि सैलरी को लेकर कुछ भेद हो, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का एंकर या पत्रकार अब एक तरह की भाषा बोलता है, एक तरह के कंटेंट को रचता है, एक तरह के कंटेंट का प्रदर्शन करता है। जनता और दर्शकों के लिए विविधता और विकल्प की संभावना अब बहुत कम बची है। अगर आप चाहें कि आप अमुक सूचना को किसी और चैनल से कंफर्म करें या देखें, वो सब समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसमें सूचना ही नहीं है। भेंट, मुलाकात, उद्घाटन, भाषण, इन्हीं सब का कवरेज ज्यादा है। बाजार कहता है कि कंपटीशन के लिए जरूरी है कि हर प्रोडक्ट की अलग पहचान हो, लेकिन गोदी मीडिया ने अपने लिए एक अलग बाजार बनाया है, बल्कि उसके लिए अलग बाजार बनाकर दिया गया। ये बाजार भी हम आपको देते हैं,
इस खेल को समझिएगा। और इस बाजार को कई एजेंसियों के सहारे गढ़ा गया। चैनलों में अब इतना ही अंतर रह गया है जितना हिंदू रक्षा के नाम पर बने अलग अलग संगठनों में अंतर रह गया है। मीडिया का यह बाजार राजनीतिक है। कंपनी अलग हो सकती है मगर कंटेंट नहीं। कंटेंट का मास्टर कंपनी का मालिक नहीं, कोई और है। एंकर जो है वो मालिक का नया बाहुबली है। एक समय चुनाव में एक बाहुबली आया जो बंदूक से बूथों को लूटा करता था। इस वक्त मीडिया, गोदी मीडिया वो बाहुबली है जो सूचनाओं को गायब कर जनता को लूट रहा है, सवाल को गायब कर जनता को लूट रहा है। वो अपने मालिक का नया लठैत है जिसे अंग्रेजी में मिलिशिया कहते हैं। तो उसे एक राजनीतिक सामाजिक बाजार दिया गया। समाज को तेजी से धार्मिक रूप से उसका राजनीतिकरण किया गया। उसके बीच गोदी मीडिया बहुत ज्यादा सम्मानित है। देखिए, फिर मैं तारीफ कर रहा हूं। वो जनरक्षक नहीं, धर्म रक्षक बनकर अब सामने आया है। क्योंकि राजनीतिक दल की तरफ से लगातार बल्लेबाजी करने से जनता को थोड़ी असहजता कभी कभी बीच में हो जाती है, लेकिन धर्म तो सबके साथ है, सबके जीवन में है। तो अब वो धर्म की आड़ में वो आपकी लोकतांत्रिकता को खत्म करने के लिए आया है। और बहुत अच्छी बात है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों को भारत में बेस्ट एंकर, बेस्ट रिपोर्टर का पुरस्कार मिल रहा है, तो वो सम्मानित भी हो रहे हैं। तो मैं क्यों विश्व पत्रकारिता में भारत के इस सबसे बड़े योगदान की अकेला बैठकर बुराई करूं। लेकिन हाँ, यह संभव है कि मेडिकल प्रोफेशन में सर्जन होने के लिए कम से कम सर्जरी करनी पड़ती है आपको। गोदी मीडिया में पत्रकार होने के लिए सबसे पहले पत्रकारिता ही छोड़ देनी पड़ती है। यह एक नया प्रोफेशन है जिसे हम पत्रकारिता की पुरानी परिभाषाओं से नहीं पहचान सकते। यह कुछ नया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया को गोदी मीडिया देखने के लिए भारत आना चाहिए। कुछ समय पहले तक चीन के सस्ते खिलौनों और सजावट की झालरें बाजार में भर गई थी भारत में। ठीक उसी तरह से गोदी मीडिया आजकल सस्ते माल की तरह ठेलाया हुआ है चारों तरफ, हर स्तर पर उसका राज है। पर मैं उम्मीद करता हूं, जैसे लोग समझ गए कि प्लास्टिक की झालरों से दिवाली अच्छी नहीं लगती है, और वो भी चीन की झालरों से, तो आजकल वो दीपक, दिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी उम्मीद इसी पर है कि एक दिन भारत की जनता गोदी मीडिया के इस सस्ते माल को समझ जाएगी और छुटकारा पाने के लिए मिट्टी के दिए जलाएगी, यानी मेहनत करेगी। पत्रकारिता को वापस पटरी पर लाने के लिए पत्रकार को अब कुम्हार बनना होगा। चाक पर गीली मिट्टी से अपने हाथों को गीला करना पड़ेगा। कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो ये खत्म ही हो चुकी है, खत्म हो जाएगी। एक खास बात और है, राजनीतिक एकरूपता के साथ साथ इसके कंटेंट में धार्मिक एकरूपता भी आपको नजर आएगी। और एंकर जब धर्म रक्षक बनकर सिर्फ एक समुदाय के लोगों को टारगेट करता है, और अगर आप उस समुदाय के साथ हो रहे अन्याय की बात करेंगे तो आपको भी उसी धर्म का बताया जाने लगता है, आपके नाम भी उसी तरह से कर दिए जाते हैं। रवीश को रवीशुद्दीन कर दिया जाता है। अगर आप उस कंटेंट को देखेंगे और उसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी को देखेंगे, भयानक किस्म की है, तो वो दर्शक को आराम करने का वक्त भी नहीं देता है। हर जगह वही चल रहा होता है। तो इसलिए हम भूलते जा रहे हैं। वो लगातार हिंसा, दंगे भड़काने की भाषा को बोल रहा है। इसी भारत की परंपरा में नचिकेता जैसा किरदार भी है जो यमराज से प्रश्न कर बैठता है। लेकिन इसी भारत की परंपरा में आप गोदी मीडिया जैसे पत्रकार हैं जो सरकार को यमराज की तरफ पेश कर रहे हैं कि आप इनसे सवाल कैसे कर सकते हैं। और हम दोनों, नेपाल और भारत की तमाम सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराएं एक दूसरे से आवाजाही करती हैं बहुत। हम धान, गेहूं इस सब की छटाई करके हम अलग नहीं हो सकते। इसलिए आप नचिकेता होने का, बोधिसत्व होने का मतलब, अर्थ आप समझ रहे हैं, समझेंगे। तो अब एंकर को सवाल ना करना पड़े, इसलिए वो धर्म को लाया है। और ऐसा लगता है आप टीवी देखेंगे कि भारत में कोई धर्म युद्ध होने वाला है।
इसका एक ही उपाय है कि हर नागरिक को अब नचिकेता बनना पड़ेगा, जांच एजेंसी, जेल और मौत के भय से मुक्त होकर यमराज से सवाल करना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है। आप संस्कृत साहित्य को पढ़िए, बहुत पीछे मत जाइए। दयानंद सरस्वती को पढ़िए, मूर्ति पूजा के खिलाफ शास्त्रार्थ करने काशी पहुंच गए, मजे में अपने पूरे दस्तावेजों के साथ काशी पहुंच गए। और जैसा कि राधा वल्लभ त्रिपाठी बताते हैं, काशी में बाकायदा उसका विज्ञापन किया कि मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं है, पुराण जो हैं वो विश्वसनीय नहीं है, अगर किसी को आपत्ति है तो प्रमाण लेकर आए, मुझसे शास्त्रार्थ करे। तो काशी में इस बात को लेकर शास्त्रार्थ हुआ, संवाद हुआ। इसका मतलब किसी ने दयानंद सरस्वती, लोग जरूर उत्तेजना में आए और ललकारने लगे, लेकिन किसी ने दयानंद सरस्वती को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उस शास्त्रार्थ के बाद भी, जैसा कि राधा वल्लभ त्रिपाठी बताते हैं, दयानंद सरस्वती काशी में बहुत लंबा रहे। इसका मतलब था कि उन्हें कोई भय नहीं था। ये 1869-70 इसके आसपास की बात है कि वो एक धर्म को मानने वाली जनता के बीच उसकी आस्था की सबसे बुनियादी प्रतीक को लेकर सवाल करते हैं कि मूर्ति पूजा तो है ही नहीं, और उस समाज के बीच बिना किसी सुरक्षा के कई हफ्तों तक रहते हैं, बहस करते हैं। तो हम उस परंपरा से आए हैं, लेकिन आजकल एंकर इस तरह की भाषा बोलता है कि वो डरा देता है। अब तो जेल ही हो जाता है, अब तो अगर कोई इस तरह से मूर्ति पूजा के बारे में बोल दे तो। इसलिए मेरा भी मानना है कि किसी भी समाज की लोकतांत्रिकता केवल इस बात से तय नहीं होती कि वहां का नागरिक, वहां का पत्रकार सरकार से सवाल कितना करता है। इस बात से भी तय होती है और होनी चाहिए कि वो धर्म को लेकर कितना निडर है, धार्मिक मान्यताओं को लेकर कितनी निडरता से सवाल करता है। धर्म की तमाम यात्राएं, दुनिया में किसी भी धर्म की तमाम यात्राएं सवालों और प्रश्नों के आधार पर यहां तक पहुंची हैं, उसमें जोड़ घटाव के आधार पर यहां तक पहुंची हैं। लेकिन यह गोदी मीडिया इस पर हमला कर रहा है, धर्म के नाम पर चुप करा रहा है, क्योंकि एक धर्म जो है ईश्वर का सहारा आपको निर्भीक बनाता है। वो जानता है इस बात कि लोग मैदान में आ सकते हैं अपने अपने इष्ट देवों का नाम लेकर। ईश्वर से उन्हें इतनी शक्ति मिलती है कि उनका नाम लेकर, अपनी देवी देवताओं का नाम लेकर अपने हक की लड़ाई में आगे आ सकते हैं। और हक की लड़ाई में जो आगे आता है उन देवी देवताओं का भी आह्वान करता है कि ऊपर वाला है हमारे साथ, हम लड़ाई करेंगे। तो वो उस पर हमला कर रहा है और इस तरह से एक धार्मिक समाज के भीतर की लोकतांत्रिकता, जीवंतता को खत्म कर रहा है, धर्म को कमजोर बना रहा है, धर्म के नाम पर खतरे पैदा करके। इन दिनों बहुसंख्यक धर्म में असुरक्षा पैदा की जा रही है। जब किसान आंदोलन के समय किसानों ने धार्मिक एकता की बात की, तब भारत के मीडिया के पास, गोदी मीडिया के पास किसानों से बात करने की भाषा ही नहीं बची। वो इस इंतजार में थे कि इनके आंदोलन को हम धर्म की लड़ाई में बदल देते हैं, लेकिन हुआ नहीं। किसानों ने अंत में इस खेल को समझा, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए। पर किसान एक अपवाद है। पहले अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा पैदा की गई, अब बहुसंख्यकों से कहा जा रहा है कि आप खतरे में हैं। मैं गोदी मीडिया के एक एंकर को ही कोट कर रहा हूं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार के लिए जिस स्लोगन का इस्तेमाल हुआ उसके नाम पर उसका कार्यक्रम है, और उस एंकर का नाम भी शांति के पर्याय के रूप में है। उसके नाम का एक मतलब शांति भी है। और वो अपने कार्यक्रम में कहता है, और मैं कोट करता हूं, कि हाँ, हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। यह कोई मजाक नहीं है, वो कह रहा है, कड़वा सच है। आप सोचिए, जिसे देश जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। अक्सर होता यह है कि जब भी देश में कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोगों को मजाक लगता है, झूठ कहा जाता है, प्रोपेगेंडा है। ऐसा नहीं है। यहां तक उस एंकर के वाक्य हैं।
एंकर, वही एंकर कह रहा है जो दिन रात कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से सब कुछ ठीक हो गया है, सारे खतरे खत्म हो गए हैं। एक चैनल का एंकर तो बाकायदा हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाता फिर रहा है। कहीं चला जाता वो हिंदू राष्ट्र की, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और शपथ दिला रहा होता। इस एंकर के कई कार्यक्रमों को लेकर, कुछ कार्यक्रमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसे जो मीडिया रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि सरकारें काफी विज्ञापन भी देती हैं। तो इस तरह से आप धर्म के नाम पर गोदी मीडिया ने अल्पसंख्यक, सवाल करने वाले, इन सब को अलग अलग माइनॉरिटी मानता हूं। जैसे ही लगता है कोई क्वेश्चन कर रहा है वो माइनॉरिटी में बदल देता है और उसको अधिकारों से, सेंस ऑफ राइट्स, एंटाइटलमेंट से उसको डिसलॉज करता है, विस्थापित करता है। और अब वो भारत का जो गोदी मीडिया है वो खुलकर हिंदू मीडिया बन गया है। और ये कोई एक चैनल नहीं है, मैं 99% मीडिया की बात कर रहा हूं, 99% मीडिया की। साहस नहीं है अब पत्रकारों में कि इसके खिलाफ, संपादकों में कोई लिख दे इसके बारे में, वो खत्म हो गया। 2020 में यहां भी हमने सुना तबलीग जमात को लेकर बहुत तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया, सुपर स्प्रेडर किया गया, बहुत लोग अरेस्ट करवा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबलीग जमात की अलग से घोषणा होने लगी कि इनके बीच कोरोना आ गया। और जब पता चला कि प्लाज्मा से ठीक हो सकता है तो उन लोगों ने कहा कि हमें कोरोना हो गया, हमारा प्लाज्मा ले लीजिए, उस पर भी अटैक हो गया। मतलब सोचिए उस नफरत को वो कहां तक ले जा रहे हैं कि प्यासे मर जाओ, उनके हाथ से पानी तक मत पियो। ये जो एक्सक्लूजन है वो बहुत भयानक है। उस पे कई लोग अरेस्ट हुए, कई महीने तक जेल में रहे। सब्जी बेचने वालों का कार्ड चेक किया जाने लगा कि तुम मुसलमान तो नहीं हो, तुम कोरोना तो नहीं फैला दोगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच ने उन लोगों को रिहा करते हुए, कई हफ्ते तक वो बाहर से आए थे यहां पर, वो जेल में रहे। सोचिए उनके परिवारों पर क्या बीती होगी कि उस दौरान तो सारे हवाई जहाज बंद थे, वो जेल में हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, और मैं कोट करता हूं, कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। क्या हम वाकई अपनी महान परंपरा के अनुसार मौजूदा मामले में काम कर रहे हैं? इन पर लगाए गए आरोप बताते हैं कि हमने उन्हें मदद करने के बजाय आरोप लगाकर जेल में डाल दिया और वो यात्रा के दस्तावेजों का उल्लंघन कर रहे थे, कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार थे। वैसे बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की जाने लगी। अब तो बातें ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी अच्छी होती हैं, लेकिन ये होता है अब जाकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी, परामर्श जारी किया है कुछ दिन पहले, और लिखा है कि ऐसा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं होना चाहिए जो शालीनता के खिलाफ हो। हालांकि अभी भी उस तरह के कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। मैत्रीपूर्ण देशों की आलोचना करता हो, धर्मों या समुदायों पर हमला करता हो, या जिससे धार्मिक समूहों का तिरस्कार करने वाले दृश्य या शब्द हो, ऐसे कार्यक्रम मत दिखाइए। इसमें एक और बात कही गई है कि रूस और यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग के दौरान ये देखा, ये सरकार का मंत्रालय कह रहा, मैं अपनी तरफ से मैंने देखी, मैंने कोई आलोचना नहीं की, और ना मैं काठमांडू शादी में आया हूं। तो उसमें लिखा गया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग के दौरान देखा गया कि चैनल झूठे दावे कर रहे हैं और बार बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों या लोगों का गलत तरीके से उदाहरण दे रहे हैं, कोट कर रहे हैं, और सनसनीखेज हेडलाइन या टैगलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टैगलाइन भी उस एडवाइजरी में है। कई बार लगता है कि वो प्राइम टाइम से प्रभावित है वो एडवाइजरी। मैं अक्सर प्राइम टाइम में, चूंकि दूसरे चैनल का वीडियो नहीं दिखा पाता, तो उस टेक्स्ट को लेकर मैं दिखाता हूं कि आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में, रफाल के आने के केस में किस तरह के टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके टेक्स्ट का, तो उन तमाम टेक्स्ट को भी उस सरकार की एडवाइजरी में कोट किया गया है। उसमें लिखा है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, इनका खबरों से कोई संबंध नहीं है। जैसे ये मत लिखिए कि परमाणु पुतिन से परेशान ज़ेलेंस्की, परमाणु एक्शन की चिंता से ज़ेलेंस्की को डिप्रेशन
और ये कह रहे हैं कि गलत उदाहरण देते हुए अपुष्ट दावे मत कीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। ये सरकार को कहना पड़ा, हालांकि उसके बाद कितना फर्क पड़ा है हम नहीं जानते, हम देखेंगे तो बीमार ही हो जाएंगे। तो हिमाल समूह ने जो एक गंभीर पत्रकारिता की शुरुआत की और बनाए रखा, तमाम तरह के उन मुद्दों को जिन्हें हाशिए का समझा जाता रहा, परिभाषित किया जाता रहा, उस पर डिटेल जो संकलन संग्रह हिमाल का आता रहा, और वो देर सबेर किसी न किसी रूप में उसके अंक हम सबको भी मिलते रहे। तो एक श्रद्धा तो हमेशा रही है इस हिमाल के काम के प्रति, और कई बार देखकर लगता है कि ये वाकई मतलब दुनिया के चंद इंटरनेशनल क्वालिटी के जो जर्नल हैं, जो अंक हैं, कलेक्शन हैं, उसमें जाकर ये हिमाल compete करता है उन लोगों के साथ में। और आप सभी नेपाल के पत्रकार साथियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। लिख के तो लाया था कि मैं बधाई दूंगा, लेकिन नेपाली टाइम्स में उसको भी बहुत क्वेश्चन किया गया, और ये बात अच्छी है कि आप उस वक्त भी जब आपकी तारीफ हो रही है, आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कितना रियल है और आने वाला ख़तरा कितना करीब है, और इसके बीच इसकी सीमा पर खड़े होकर कहीं हम जश्न मनाने में खो ना जाएं। तो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में आप लोगों ने 106 रैंक से जो तरक्की की है, 30 अंक ऊपर जाना आसान नहीं होता है। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने ये काम कैसे किया और क्या वास्तविकता है, पर मैं फिर भी आपको सतर्क करना चाहूँगा कि आपके पेशे के भीतर अगर जो समझौते हैं, अंतर्विरोध हैं, उनको लेकर अभी से सख्त हो जाइए, वरना पेशा ही गायब हो जाएगा। और जिस पेशे को आपने जीवन का 10 साल 15 साल दे दिया है, वो बीच में वो पेशा गायब हो जाए तो ये ऐसा ही है जैसे 60 करोड़ साल पहले यहाँ पर कभी समंदर हुआ करता था और हिमालय निकल आया और पुराना वजूद मिट गया। तो अपने वजूद को बचाना है तो इस तारीफ के साथ साथ सतर्कता बहुत ज़रूरी है। भूटान भी 33वें नंबर पर है, अमेरिका से भी आगे है, सोचिए, कमाल है। बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से पीछे हैं। देखिए, मैंने भारत की तारीफ की, और वैसे भी भारत सरकार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रैंकिंग को नहीं मानती है। जो वो नहीं मानती वो मानना पड़ता है विदेश में, और केवल बीजेपी की सरकार नहीं मानती है। संसद में कांग्रेस के मंत्री ने भी उसी तरह के मिले जुले शब्दों से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रैंकिंग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भी नहीं माना। लेकिन भारत की पत्रकारिता में गिरावट 2014 के पहले से आने लगी थी, जब लोगों ने सवाल पूछने के बजाय दोस्ताना इंटरव्यू शुरू कर दिए थे, जिनमें सूचनाएं नहीं थीं। एक ही आदमी का कई पत्रकार हुए जो साल में 20 बार इंटरव्यू करते थे, और वो भी एक्सक्लूसिव। तो मैं अक्सर सोचता था कि ये नेता क्या कमाल का है, पूरे साल में इससे 20 बार इसी एक ही पत्रकार को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहा है। तो इस तरह के, और भूत प्रेत पिशाच ये सब आने लगा था भारत में। वो एक अलग देन था जिसके बारे में दुनिया जानती, तब तक वो गोदी मीडिया में बदल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पहले, इसके बाद, इससे पहले कि ये गोदी मीडिया कुछ और मीडिया में बदल जाए, अभी और बदलेगा, मिलिशिया से अभी कुछ और होने वाला है। आप भारत आकर गोदी मीडिया देखिए, यहां देखने से कुछ मजा नहीं आएगा। कुछ खर्च कीजिए, कुछ हमारे टूरिज्म में योगदान भी कीजिए। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे पीछे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार इसलिए भी नहीं मानती है कि ये रैंकिंग सही है। वो हो सकता है कि हम जैसों के कारण नहीं मानती है। बोल तो रहा है कोई, वायर है, स्क्रोल है, एनडीटीवी है, लेकिन इतने बड़े देश में गिनती के, किसी ने अभी एक लेख लिखा, मैं एयरपोर्ट पे था, कि ये सब बकवासबाजी है, भारत की पत्रकारिता इतनी घटिया नहीं है। और वो लास्ट में लिखते हैं कि अमेरिका में ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन हमारे यहाँ निर्भीकता है, ये है, वह है, समेट देते हैं। लेकिन एक पत्रकार का नाम नहीं लिखते हैं, एक मीडिया संस्थान का नाम नहीं लिखते हैं जो कहे कि हमारे, आप ओन कीजिए ना हमें।
अगर हमारे कारण से आप कह रहे हैं कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता इनकी रैंकिंग से बेहतर है, तो हमारा नाम भी ले लीजिए, इतना बुरा तो नहीं है। तो वो नाम नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने एक पश्चिम पर अटैक करने के बहाने अपने सारे अंतर्विरोधों को छुपा लिया 3-4 आखिरी की 3-4 पंक्तियों में। इसलिए मैं कहता हूं कि पाठक होना यह और मुश्किल काम है। मैं गणित में बहुत कमजोर हूं, तो मुझे लगता है कि एक कमजोर विद्यार्थी की नजर से देखता हूं, यह बहुत ही मुश्किल काम है रीडर और दर्शक होना। अगर आप इस काम को आसानी से या बहुत ही ढीले ढाले तरीके से करते हैं तो मत कीजिए। कई लोग पूछते हैं बताइए देश के लिए हम क्या करें, तो मैं उनको बहुत आसान तरीका बताता हूं कि कोई मेहनत मत कीजिए। इतनी मेहनत कीजिए कि जब आप अखबार पढ़ें, जब आप कोई सूचना को ले रहे हैं, तो तुरंत आंख बंद करके स्वीकार मत कीजिए। थोड़ी मेहनत कर लीजिए, उस पर सवाल कीजिए, देखिए, तो इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और हमारा भरोसा बना रहेगा आप में कि आप सवालों को और पत्रकारिता को पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार हम जैसों के कारण नहीं मानती कि प्रेस की हालत भारत में खराब है। आप श्रीलंका की रैंकिंग देखिए, 126 से गिरकर 146 पर गई है। और श्रीलंका का मीडिया, वहां का मीडिया भी सत्ता का गुलाम हो गया था। धार्मिक बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म का वाहक हो गया था, वो झंडा लेकर दौड़ रहा था। लेकिन जब वहां की जनता में तबाही आई, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, दूध नहीं है, पानी नहीं है, इलाज के लिए दवा नहीं है और लोग सड़कों पर हैं, तो वो गोदी मीडिया से मीडिया बन रहा है। बनना तो पड़ता है, क्योंकि ये संकट का दौर तो दुनिया के हर हिस्से में आएगा। डिग्री में फर्क हो सकता है, लेकिन अगर मीडिया नहीं बना तो उसका असर उस जनता पे बहुत बुरा होने वाला है। तो आपकी लापरवाही की सजा आपको मिलेगी, बराबर मिलेगी। मैं पाठक की बात कर रहा हूं और नागरिक की। हम जैसे लोग तो जेल में डाल ही दिए जाएंगे। कई पत्रकार जेल में हैं, मामूली सी रिपोर्टिंग करने के बाद देखिए पवन जायसवाल जैसे पत्रकार की नौकरी चली गई और कैंसर हो गया, तो किस तरह से वो कर्जे में डूब गए। मिर्ज़ापुर के पत्रकार जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया, तो मैं उनके योगदान को भी याद करना चाहता हूं। तो जल्दी ही आप इन सब चीज़ों को देखिए कि किस तरह से श्रीलंका में गोदी मीडिया बन रहा है। और ये बात याद रखिएगा, गुलामों की एक खूबी होती है, बाहर से पता नहीं चलता है, उनके भीतर आज़ादी की चाह होती है। आज़ादी के लिए जान गुलाम ही देता है। जो आज़ाद रहता है उसकी कीमत भूल जाता है। इसी तरह आज़ादी की भी एक खूबी होती है, किसी भी वक्त और कहीं से आ सकती है। इतिहास में भी कई बार गई है लेकिन लौट कर आई है। भारत में कई पत्रकार हैं जो अपने स्तर पे पत्रकारिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता का एक हिस्सा है जो उस संघर्ष में योगदान कर रही है, पैसे दे रही है। और इस विकल्प पर काश पत्रकारों ने पहले पहल की होती, अपने आप को सरकारी विज्ञापनों पर पूरी तरह निर्भर नहीं बनाया होता, तो शायद ये संघर्ष की नौबत या ये स्थिति नहीं आती। मगर कुछ ही संस्थान हैं, लड़ाई एक तरफा है क्योंकि उनका पलड़ा भारी है, मगर लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। मीडिया के इस संकट को दुनिया के स्तर पर अब देखिए। प्रेस की स्वतंत्रता उन देशों में कुचली जा रही है या कमजोर हुई है जिनके नेता ग्लोबल लीडर कहलाते हैं। फोटो में रूस और चीन का उदाहरण तो आपके सामने है ही, और भी देश के उदाहरण आप ले सकते हैं। दुनिया भर में कॉरपोरेट और ग्लोबल नेताओं का एक गठजोड़ बना है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खेल को समझेंगे तो समझ जाएंगे कि अंत में ये कहीं रिलीजन का, कहीं कुछ का, लिबरलिज्म का, कहीं राइट, कहीं लेफ्ट बना के पीछे का खेल क्या हो रहा है। उनकी गाड़ी नहीं रुक रही है, हर जगह उन्हीं की गाड़ी आगे बढ़ रही है जो जंगल जमीन सब पे कब्जा करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो इस तरह से इन नेताओं का जो मूल्यांकन है वो अब डील से किया जाता है। कितने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए, डेमोक्रेसी से नहीं किया जाता है।
कोई एक दूसरे को लेकर बात नहीं करता है कि आपके यहां ऐसा क्यों है। हर नेता एक दूसरे से गले मिलने और फोटो खिंचवाने में लगा है। तो सारे डीलर दोस्त हो गए हैं। हमें प्रेस के बारे में खुलकर सोचना होगा। पूंजी ने इस पत्रकारिता को परास्त कर दिया है। इस वक्त एक ही दो उद्योगपति के पास सारे चैनल हैं, अखबार हैं। बहुत पैसा आने से पत्रकारिता बहुत बेहतर हुई है, इसके प्रमाण बहुत कम हैं। हमें सोचना होगा कि मीडिया संस्थानों में पैसा तो आए, किस रास्ते से आए और उसकी जवाबदेही और पारदर्शिता कैसी हो, इस बारे में गंभीरता से हमें सोचना होगा। आज लोग मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और आप ये भी देखिए कि आखिर क्या वजह है कि जो कॉरपोरेट मीडिया को ओन करता है, जो मालिक मीडिया को ओन करता है, वो प्रेस की स्वतंत्रता के संघर्ष में कहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट प्रेस की स्वतंत्रता में नहीं है। ये किसी भी देश में है। और अमेरिका की तरफ देखने से पहले भी अपने आप को सतर्क कीजिए। अभी फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख छपा है, बाकायदा ओपिनियन पीस छपा है कि पश्चिम के नेताओं को अपनी जनता को वॉर इकोनॉमी के लिए तैयार करना चाहिए। मूर्खता इतनी प्रतिष्ठित हो जाएगी, हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा अखबार, उसमें ओपिनियन पीस छप रहा है कि पश्चिम के नेताओं को वॉर इकोनॉमी के लिए अपनी जनता को तैयार करना चाहिए कि हाँ युद्ध जरूरी है, 2-4 उधर बम गिर गए हैं, इधर गिर गए हैं, 100-200 लोग मर गए हैं, ये बहुत जरूरी है वॉर इकोनॉमी के लिए। तो सिर्फ इसे भारत नेपाल के संदर्भ में मत देखिए, नजर वहां रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, जहां पे जाने पे लोग अपना तारीफ करते हैं कि बड़ा प्रमोशन हो गया है जैसे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको ये नजर रखनी है। अमेरिका के मीडिया संस्थान बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग देखिए 42वें नंबर पर है। जो पावर में अपने आप को ग्लोबल लीडर कहता है और दम्भ भरता है कि वो डेमोक्रेसी है, उसके यहां प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग 42 है। आप भले ही लिथुआनिया, एस्टोनिया, कोस्टारिका, लाटविया के बारे में नहीं जानते हैं कि उसका प्रेस कैसा है, लेकिन ये देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में अमेरिका से आगे हैं। यह बात सही है कि अमेरिका के प्रेस में दम बहुत है। वहां बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं जो अपनी सरकार से लोहा लेते हैं, लेकिन यह बात सही है कि उसी का प्रेस अपनी सुरक्षा एजेंसियों से साठ गांठ करके वॉर मॉन्गरिंग करता है, युद्ध को जायज बताता है। वो इराक युद्ध के समय पश्चिमी मीडिया ने कितना बड़ा झूठ बोला दुनिया से, और युद्ध हुआ। आप नहीं जानते कि यूक्रेन को लेकर क्या झूठ है। सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं लोग कि हम ग्लोबल लीडर बन गए हैं, और एक कोट दे रहे हैं कि शांति से समझौता हो जाना चाहिए, शांति। अभी तक कोई युद्ध रुका नहीं है, जबकि फरवरी, मार्च, अप्रैल बीत गया, मई अब बीतने वाला है, शुरू हो गया है मतलब। तो इन दिनों वहां पर एक मामला चल रहा है जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के ईमेल की। चुनाव के दौरान न्यूयॉर्क पोस्ट ने उनके ईमेल को लेकर खबरें छापी कि यूक्रेन और चीन में इनका इंटरेस्ट है, कुछ डीलिंग है। उस खबर को दबाने में वहां का मीडिया ही न्यूयॉर्क पोस्ट पर हमलावर हो गया। फेसबुक, ट्विटर ने उस खबर को गायब कर दिया। तो कम से कम अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि एफबीआई जांच कर रही है, और एक तरह से सीधे सीधे माफी ना मांगते हुए अपना इकबाल करार माना है कि उस खबर को छोड़ देने में चूक हुई है, और एक तरह से इंफॉर्मेशन सप्रेशन हुआ है। और एक और है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में मैं एयरपोर्ट पे देख रहा था, उसमें कोई सेथ क्राफ्से हैं, उनका आर्टिकल छपा है कि अमेरिका को अपनी परमाणु शक्ति दिखा देनी चाहिए। तो आप मीडिया के जरिए इंसानी समाज के ऊपर किस तरह का खतरा थोपा जा रहा है, किस तरह के खतरे को स्थापित किया जा रहा है, उसको ग्लोबल संदर्भ में देखिए। तो गोदी मीडिया देखने के बाद अमेरिका भी जाइए देखने के लिए, उसमें कोई बात नहीं है। यह सब ओपिनियन पेज में छपा है, तो वहां भी खींचतान चल रही है। हाँ, ये अच्छी बात है कि राष्ट्रपति वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्रंप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया को कहते थे, लेकिन वहां का फर्स्ट अमेंडमेंट ऐसा है कि कोई तुरंत इतनी आसानी से जेल नहीं गया, लेकिन उसी देश में जूलियन असांज को भागना पड़ा। तो कोई रास्ता नहीं है आपके पास
अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो आप किसी की तरफ देख नहीं सकते हैं कि हर जगह कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कॉम्प्रोमाइजेस हैं। इसलिए इनको लेकर बहुत, अगर मीडिया को बचाना है, नहीं तो ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है कि बिना पत्रकारिता किए आप पत्रकार कहलाएं। दुनिया में कोई ऐसा कोई काम ही नहीं है। कौन सा काम है? आप बिना सब्जी बेचे सब्जी वाला कहला सकते हैं? कुछ तो बेचना पड़ेगा ना, आलू, परवल, भिंडी। लेकिन यहां आप बिना मीडिया पर इंफॉर्मेशन लाए आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं। तो वो मत होने दीजिए। आसान काम नहीं है। जनता आगे आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक और खेल हो रहा है। अभी पेपाल ने क्या किया है उसका भी डिबेट चल रहा है। ये जब आप जनता से सपोर्ट लेते हैं तो कोई एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि आप इसके जरिए हमें पैसा दे दीजिए। तो पेपाल ने उन स्वतंत्र मीडिया संस्थानों का अकाउंट फ्रीज कर दिया है जो सरकार के नैरेटिव से अलग हैं, जो युद्ध के नैरेटिव को क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे अलग कर दे। तो ये हम इस खतरे के नजदीक हैं कि सवाल करने वाले पत्रकार का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, उसके अकाउंट से पैसे गायब कर दिए जाएंगे। ये भी होने वाला है। कनाडा में जब ट्रकर्स ने आंदोलन किया तो जो आंदोलन में ट्रक चालक थे उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी के नाम पे जो जश्न मनाया जा रहा है उसे लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। और सोचिए, पेपाल किसने बनाया? वही मस्क साहब है ना, इलॉन मस्क। वो बेच के वहां से निकल गए, अब ट्विटर खरीद के सेंसरशिप पे लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए। तो कैसे कैसे हीरो बन जाते हैं। जनता नागरिकता की लड़ाई कोई कंपनी नहीं लड़ेगी, कोई कंपनी बनाने वाला उसका हीरो नहीं लड़ने वाला है। इस लड़ाई का स्टेक होल्डर केवल जनता है। जनता को ही अपना वजूद बचाने के लिए अच्छे मीडिया, सवाल जवाब के वातावरण की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आपको देखना पड़ेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि जब प्रधानमंत्री आएंगे और आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ज़रूरी नहीं है कि जर्मनी में नहीं हुई तो यहाँ भी नहीं होगी, तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब आप आजमा लीजिएगा कि आप किस किस तरह के सवाल पूछते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार अपने पाठक को, दर्शक को इस बात के लिए जागरूक करें कि हम किस प्रकार की शासन व्यवस्था में रह रहे हैं। दरअसल हम इसे पहचानते ही नहीं हैं। हम अभी भी स्टेट को पुराने नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन ये स्टेट बदल गया है। ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया भर में बदल गया है। नेता जो हैं वो पारदर्शिता के नाम पे वो पोर्टल पॉलिटिक्स हो रही है। वेबसाइट बना देते हैं, कहते हैं हाँ मैं ठीक है, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, लेकिन सब एक तरफा संवाद चल रहा है। ट्विटर पर रोज जयंती मनाने आ जाएंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं देंगे। कोई जनता जाकर अगर कह रही है कि हमारी परीक्षा में इतनी देरी हो रही है, कोई मंत्री जवाब नहीं देता कि अरे ऐसी क्या बात है, हम आपको मीटिंग बुलाते हैं, किसी अधिकारी को डिप्यूट करते हैं, वो आपको फाइनल जवाब दे देगा। नहीं, रोज एक महान पुरुष, एक मंत्री का गिना दो भाई, महीने भर में कई महान पुरुषों को वो अपनी प्रेरणा बता चुके हैं, और उनके काम में किसी महापुरुष की प्रेरणा का कोई लक्षण नहीं दिखता है। तो ये कंपटीशन चला हुआ है सोशल मीडिया से। एक्सप्रेशन जो है वो एक तरह से उसका दूसरा फॉर्म बन गया है। और आप ध्यान से देखेंगे कि इसका इंफॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी को रिप्लेस करने के लिए वो दिन रात जयंती मना रहा है, खोज रहा है कि और कोई बचा है जिसकी जयंती मैं सबसे पहले मना लूं, फोटो लगा के, और कहूं समाज इनको भूल गया था। एक नई पढ़ाई चल रही है हिंदुस्तान में कि हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। पढ़ते कितने लोग हिस्ट्री हैं? सब तो इंजीनियरिंग पढ़ने चले जाते हैं, और जब दहेज में वॉशिंग मशीन मिल जाती है तो पढ़ना भी छोड़ देते हैं। कितने लोग किताब खरीद के पढ़ते हैं? कितने लोग अशोक के बारे में 4 किताबें खरीद के पढ़ेंगे? लेकिन शहर में घूमते चलेंगे कि हमें तो अशोक के बारे में नहीं बताया गया। कहां बता दिया जाएगा? पढ़ेंगे तब तो बताया जाएगा। 300 400 किताबें लिखी जा चुकी हैं। जाइए पढ़िए, जान जाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि हमारे नेता कठपुतली की तरह हो गए हैं और वो सवाल जवाबों से भाग रहे हैं। उनको सवाल जवाबों पे ले आइए। मैंने काफ़ी लंबा बोला, खड़ा खड़ा बोला,
मुझे लग रहा था कि मुझे भी कूद कूद कर बोलना चाहिए। सारी जगह का इस्तेमाल नहीं कर सका मैं, खाली रह गई। कम से कम मैं यहाँ से कूदते हुए वहाँ तक जाता, वहाँ से आता, फिर मैं बोलता रहता, कितना अच्छा लगता। लेकिन चूंकि वो गोदी मीडिया ओरिजिनल है, मैं नकल नहीं करूँगा। यहाँ काठमांडू कनकमणि दीक्षित जी आपने बुलाया, कुंद दीक्षित जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं जिस गांव से हूँ उस गांव में पैदल चलने की दूरी पर जो पहला चौराहा आता है उसको पशुपति चौक बोलते हैं। और वहाँ से हमने बचपन में बहुत सारे बसों को लुम्बिनी ट्रेवल्स, पशुपति ट्रेवल्स के नाम से काठमांडू नेपाल जाते हुए देखा। हमने काठमांडू की एक दूसरी कल्पना की थी कि जैसे शिमला है, पहाड़ों के बीच का शहर है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। और आपने कुछ कई परंपराएं बताई, लेकिन उस दौर में नेपाल हमारे सपनों का सौदागर हुआ करता था। वहीं से कोई सपनों का सौदागर आता था जो मेरे लिए हीरो पेन लेकर आता था, टेरलिन के शर्ट लेकर आता था, और वो चक्री वाला म्यूज़िक ऑडियो कैसेट लाता था जो अभी भी मेरे पास है, और टेरलिन की कमीज़। इस सब में काठमांडू से लाए गए, बीरगंज से लाए गए टॉर्च की अपनी ख़ास जगह होती थी। हाँ, तो हमने आपके शहर की उस टॉर्च से रात के अंधेरे में जो कुछ भी देखा, उससे दिन के उजाले में फैल रहे अंधेरे को देखने समझने में बहुत सहूलियत मिली है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इतनी दूर आया था तो लिख कर आना चाहिए, ताकि आपके इस आयोजन के श्रम का मैं सम्मान कर सकूं। थोड़ा लंबा बोलना चाहिए, और अब वीडियो वायरल हो भी जाए तो कोई बात नहीं। थैंक यू।